हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। हम यहाँ आपको एसएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का सीरीज पढ़ा रहे थे, जिसमें कि एसएससी सीजीएल 2020 के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए थे उसका शिफ्ट वाइज क्लास आपके लिए लेके आ रहे थे। अभी तक हमने 4 शिफ्ट का हमने मैथ्स का क्वेश्चन कर लिया है और ये हमारा 5वां क्लास, इसमें 5वां शिफ्ट पढ़ने वाले हैं, जो है 16 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, तो ये है। और ये जो क्लास है आपका रोज सुबह 8 बजे स्ट्रीम होता है। आप इसको जरूर आके पूरी तरह से अच्छे से क्लास को देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि इस सारे क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाके भी उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आप जाके सारे क्लास को देख सकते हैं, जो भी पढ़ाया है और जो आने वाला है वो भी वहां आपको मिलेगा। दूसरा क्या है कि हम आपको एसएससी से रिलेटेड एक मैथमेटिक्स का 100 कंसेप्ट, टॉप 100 कंसेप्ट आपको पढ़ाते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे जो भी अपडेट है, चाहे क्लास से रिलेटेड हो, चाहे एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यूज हो, वो सारा कुछ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और हाँ, दो चीज बताना है। पहले तो ये है कि जैसे मैं पढ़ाता हूँ, चूंकि मेरे पास मुझे क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं या कुछ करना पड़ता है। आप क्या करो कि आप क्या करो कि जब हम क्वेश्चन को एक नेक्स्ट, जैसे अभी 1 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको आप पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट लेना, नहीं बने या फिर बन भी जाए तो फिर आप फिर उसके बाद देखना कि क्लास में हम इसे किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को आप रोक के अटेम्प्ट ले सकते हैं और फिर आप मेरे भी मेथड को देखना और आप खुद को भी जज कर लेना कि आप कहाँ तक क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि हम जो बताएंगे आपको बस बेस्ट मेथड बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपका कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और वो कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से आपको हम सिखाएंगे। तो ये देखिए आज का रहा ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, आपका क्या कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर के औसत का, तथा प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, लेकिन कौन सा, इवन। ठीक है, तो कौन सा प्रथम 10 मतलब फर्स्ट 10 का, ठीक है, के औसत से अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रथम अभाज्य 8 अभाज्य संख्या, बताओ प्रथम 8 अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है। तो आप बोलोगे सर 2, तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और हो गया 3, 3, 6, 19। ये हो गया। चूंकि कितना नंबर है आपको दिया हुआ, तो 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ये आपको मिल गया क्या चीज, ये आपको मिल गया अभाज्य, प्रथम 8 अभाज्य संख्या का औसत। ठीक है, एवरेज। फिर नीचे क्या बोला है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखिए पहली बात, सम संख्याओं का, जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर डायरेक्ट रहता है। ठीक है, नेचुरल नंबर अगर है डायरेक्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका अगर समेशन निकालना है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारा हो गया। ठीक है, अगर यही सम नेचुरल नंबर है मतलब इवन वाला, ठीक, इवन वाला रहा तो क्या रहता है इसका फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1, और ऑड रहा तो क्या रहता है, n स्क्वायर। ठीक है, मतलब कहने का जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 निकालना है, ठीक है, या फिर 2 प्लस 4 निकालना है। इवन तो पहला ये, दूसरा ये होता है, और अगर ऑड निकालना है तो 1 प्लस 3। आप देखो पुट करके, ये 3 नंबर है, 3 को पुट करोगे n की जगह, तो आपको इस सब का 3, 2, 5, 1, 6 इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ 4, 2, 6 आया, तो आप यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे 2 पुट करना, जितने टर्म होते हैं वही n होता है। ओके, यहाँ पे 2 टर्म है तो देखो 3, 1, 4, तो n की जगह 2 पुट करोगे, 2 दूना 4। समझ में आ गया। अब देखो आपको चाहिए क्या, इवन नेचुरल नंबर का, इवन का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। तो n कितना है यहाँ पे बताओ, कितना नंबर का बोला है, 10 नंबर। ठीक है, फर्स्ट 10 बोला है, तो 10 नंबर, तो 10 n की जगह 10 लिखेंगे इंटू 10 प्लस 1 बाय, ठीक है, कितना है, चूंकि औसत निकालना है, ये तो आपका समेशन था। ठीक, औसत निकालना 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे कर दो, 10 से 10 कट गया। आप इसको देखो 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 17, 1, 18, 10, 28, 3, 31, 10, 41, 41, 7, 48, 10, 58, 10, 68, 9, 77, तो 77/8 भागे, ये तो कट ही गया आपका, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11, 11 से काटोगे 7 बार में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। तो जैसे ये फॉर्मूला था, अगर आपको ध्यान है तो बहुत आसानी से निकल जाए, इसका लिखना आपको नहीं पड़ेगा। चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है,
क्या कह रहा है, एक वृत्त पर एक सर्किल है, उसमें बाह्य बिंदु ए से दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची गई जो क्रमशः बी और सी पर वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है, मतलब ए बी और ए सी टेंजेंट है किसके, सर्किल के। ठीक है, तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहाँ हो गया, यहाँ रख लीजिए ए पॉइंट। ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो कि टच कर रहा है यहाँ पे बी पे। ठीक है, फिर यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर गया, सॉरी मैं इसे मिटा देता हूँ, एक मिनट। देखो यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मान लो सी। ठीक है, अब ये ए बी और ए सी का बारे में बता दिया आपको, जो क्रमशः बी और सी पे इसको टच करती है। अब देखो आगे, ए बी और ए सी पर बिंदु पी और क्यू क्रमशः इस प्रकार हैं कि पी क्यू वृत्त को बिंदु आर पे स्पर्श करती है। मतलब यहाँ से एक वो आया है लाइन। ठीक है, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ हुआ जो यहाँ पे इसको आर पे टच करती है, लेकिन पी और क्यू किस पे है, पी है आपको ए बी पे और क्यू कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको क्या बोला कि ए बी अगर 11 है, ए बी कितना है आपका 11। ठीक है, मतलब ये टोटल ए बी क्या है 11 है और ए पी 7 है, तो 7 कौन सा हो गया बताइए। तो आप बोलोगे सर 7 हो गया ए पी, ये 7। ठीक है, अब बताओ पूरा 11 था, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, और बोल रही है ए क्यू आपका कितना है 9 है, ए क्यू 9 हो गया। क्लियर रहा। ठीक है, अब दो तीन चीज आप ध्यान रखो, आपसे पूछा है पी क्यू, मतलब पी क्यू कहाँ है भाई, सॉरी ये पी क्यू पूछा है, ये टोटल। ठीक है, आप पी क्यू देख रहे हो ना, ये वाला लाइन। ओके, अब आपको इसमें एक प्रॉपर्टी आपको जानना है कि कोई भी अगर सर्किल होती है, ठीक है सर्किल है, इस पे अगर कोई बाहर पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं ना टेंजेंट, तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। मतलब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो समझ में आ गया। अब देखना अच्छे से, मैं जो कह रहा हूं उसको समझना। ठीक है, देखो यहां से मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट से यहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, एक तरह से टेंजेंट मतलब होता है जो टच करता है, देख बी पे कर रहा है, एक आर पे कर रहा है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ए पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ किया गया है ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, तो ए बी बराबर ए सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों टेंजेंट है और दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए। तो ए बी कितना था 11, तो ए सी भी क्या होना चाहिए 11। ठीक है, अगर 11 होना चाहिए और ए क्यू 9 है तो ये कितना हो जाएगा 2, तब तो 9 2 11 होगा ना। ठीक है, अब बताओ ये क्यू पॉइंट से भी यहाँ ड्रॉ किया गया है, क्यू आर और क्यू सी दोनों टेंजेंट है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। अब आप देख लिए ना पी क्यू कितना हो जाएगा 2 + 4, 4 2 6। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये देखते हैं, अब क्या कह रहा है आपको कि ए और बी, एक मिनट, ठीक है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी 15 और 10 दिनों में वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। ठीक है, यदि सी अकेले कार्य करे तो वह उसी कार्य को 40% भाग, तो उस कार्य का 40% भाग कितने भाग में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज, ए और बी के बारे में आपको पता चल गया डेज, तो आप सबसे पहले इसे ड्रॉ कर लो, यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो। ठीक है, ए कितना है 15, बी कितना है, सॉरी बी है आपका, ठीक है आपका बी है आपका 10। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अगर 15 और 10 इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो मुझे यहाँ क्या मिलता है वर्क। ठीक है, एलसीएम लेते क्या दे 15 और 10 का एलसीएम 30, तो यहाँ 15 से डिवाइड करो 30 को तो ये कहोगे सर 2 हो गया, 10 से डिवाइड करो तो ये कहोगे 3 हो गया। अब रही बात कि कहाँ पे क्या है, ये आपका वर्क है काम। ठीक है, यहाँ जो बीच में आए ये आपका एफिशिएंसी है और ये आपका है डेज मतलब टाइम। ठीक है, नीचे टाइम लिखते हैं और आप जानते हो कि W बराबर क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो अच्छे से, तो एफिशिएंसी का अर्थ क्या होता है एक दिन में वो कितना काम करेगा। ठीक है, अब देखो वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन बाद, मतलब मैं एक टाइम बांध लेता हूँ ऐसे देखो यहाँ पे, तो ए और बी मिलकर काम करना चालू किया कितने दिनों तक, तो 4 दिनों तक। ठीक है, ठीक है, काम किया, अब बी कार्य छोड़ देता है, अब आगे ए ही है। ठीक है, बी ने छोड़ दिया, अब नए कामगार सी के साथ कार्य करते हुए शेष काम को कितने दिनों में खत्म किया 3 दिनों में, और यहाँ पे सी आ गया। ठीक है,
क्या हुआ कि B चला गया, मतलब 4 दिन बाद यहाँ के बाद B चला गया, C आ गया, लेकिन A के साथ काम कर रहा और 3 दिन में खत्म कर दिया। अब अच्छे से देखना, अब बताओ कि A एक्चुअल में कितना दिन काम किया। A कितना दिन काम किया, तो आप बोलोगे सर 4 दिन यहाँ पे और 3 दिन यहाँ, मतलब 7 दिन काम किया। ठीक है, तो ये 7 डे काम किया। क्लियर? ठीक। अब देखो ध्यान से, B कितने दिन काम किया, आप बोलोगे सर B यहाँ 4 दिन किया, फिर आगे B था ही नहीं तो 4 दिन काम किया सर। फिर C कितने दिन काम किया, तो आप बोलोगे सर B तो इसके पहले था, सॉरी C इसके पहले था नहीं, C 3 दिन काम किया, 3 डे। ठीक है, अब बताओ कि A टोटल मतलब कितने दिन काम किया, लेकिन कितना काम किया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखो टाइम को एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका टाइम ये था, एफिशिएंसी A का एफिशिएंसी कितना निकाला था आपने, 2, तो 2 के 7 दूना 14 काम इनटू। ठीक है, अब देखो B का एफिशिएंसी कितना था, 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12 काम, और C का एफिशिएंसी आपको पता नहीं है, उसको C मान लो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3C। लेकिन अब बताओ सब मिलकर जब काम किया तो सारा काम खत्म हो गया। क्लियर? तो सारा काम था कितना, 30, मतलब इस तीनों का सम कितना होना चाहिए, 30 के बराबर। 14, 12, 26 प्लस 3C बराबर 30, तो 3C बराबर क्या हो जाएगा, 30 में 26 गया 4। ठीक है, तो 4 और C बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, मतलब एफिशिएंसी ऑफ C आपका क्या आ गया, 4/3। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना? अब समझना, अगर मुझे ऐसे भी निकालना पड़ता तो आप एक चीज जानो कि 4 दिन दोनों काम किया है, तो 3 और 2 5, 5 चौक 20 काम हो जाता, 20 काम, 30 में से यहाँ 20 काम हो जाता। ठीक है, बच गया कितना, 10 काम। लेकिन ए 3 दिन भी काम किया है तो 3 दूना 6 घटता है इसमें, तो बचता कितना काम, 6 काम। देखो ए यहाँ 3 दिन काम किया, सेकेंड पार्ट में अगर दूसरे तरह से देखे तो 3 दूना 6, तो 6 काम करता तो 4 बचता, 4C को करना पड़ता। ठीक है, लेकिन कितने दिनों में, 3 दिनों में, तो एफिशिएंसी ऑफ C यहाँ से भी 4/3 डायरेक्ट भी मुंह जबानी भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला। ठीक है, अब देखो आगे, अब आपका एफिशिएंसी आ गया C का कितना, 4/3। अब बोल रहा है कि उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो टाइम बराबर क्या होता है बताओ, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, वर्क कितना परसेंट भाग बोल रहा है, 40%। आपका वर्क था कितना, 30 इंटू 40%, 40/100। ठीक है, बाई एफिशिएंसी किसका डालोगे, C का, क्योंकि C का ही तो टाइम निकालना है, तो एफिशिएंसी भी C का रहेगा। ठीक है, 0 से 0 0 गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका 4 से 4 चला जाएगा और ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 तिया 9 आ जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया ना? इसलिए हम इस चीज को बारीकी से हम समझाते हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन दूसरे भी आए तो वो भी आप कर सको अच्छे। समझ में आ गया अच्छे से? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, ए बी एक वृत्त का व्यास है, बिंदु C और D व्यास AB के विपरीत पक्षों पर इस प्रकार स्थित है कि ACT बराबर 25 डिग्री। पहली बात, आपको जो कह रहा है उसको हम पहले बनाएंगे। पहला बोल रहा है कि AB एक वृत्त का व्यास है, तो वृत्त मतलब होता है सर्किल, हम एक सर्किल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब बोल रहा है AB एक व्यास है। ठीक है, व्यास मतलब डायमीटर, AB मैंने डायमीटर, लेकिन देखो आगे क्या बोल रहा है कि बिंदु C और D व्यास AB के विपरीत पक्षों में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर C यहाँ है तो D उधर होगा, तो D हम यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, और इसको आप मिला लो। ठीक है, C और D हो गया। फिर देखो आपको क्या बोल रहा है कि अब बोल रहा है आपको कि ACD जो है आपका कितना डिग्री है, 25 डिग्री। कहाँ है A, C और ये रहा D, यही ना? तो ये आपका कितना डिग्री है, 25 डिग्री। अब आपको बोल रहा है लघु चाप BD पे, तो लघु चाप किसको कहते हैं, जैसे यहाँ BD हुआ ना, वो ये BD हो गया, ये लघु चाप हो गया और ये मैक्सिमम चाप होता है। ओके, ठीक है, ये हो गया लघु चाप और ये होता है मतलब लघु का अपोजिट, मतलब बड़ा वाला चाप। ठीक है, लघु मतलब तो छोटा चाप। तो BD यहाँ है देखो, तो BD का छोटा चाप तो यही है, तो BD के छोटे चाप पर E है, तो यहाँ कहीं E डाल। क्लियर? ठीक, अब देखो तो पूछ रहा है BED बराबर क्या होगा, मतलब BED मतलब आपसे ये वाला पूछ रहा है, ये एंगल क्या होगा। ठीक है, मतलब आपसे कह रहा है कि ये वाला एंगल, ये एंगल क्या होगा, BED। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आप समझो मेरी बात। ठीक है, 2-3 चीजें आप ध्यान में रखना जो मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, एक तो है कि कोई भी अगर डायमीटर रहता है, व्यास रहता है, वो कहीं भी बनाएगा तो 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा, 90 डिग्री। ये चीज क्लियर हुआ? ठीक, दूसरा चीज, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाया,
दूसरा चीज क्या है कि एक कोई भी सर्किल है, तो अगर यहाँ पे कोई कॉर्ड है, ठीक है, मान लो ये 2 पॉइंट है, यहाँ से जितना भी एंगल बनाएगा ना वो हमेशा बराबर बनाएगा, ये आप हमेशा जानते हो। ये 2 चीजों का यहाँ जरूरत है। तीसरा एक और चीज की जरूरत है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रेटर में, ठीक है, आमने सामने ये थीटा है, ये मान लो एक्स है, तो थीटा प्लस एक्स 180 डिग्री होता है। ये 3 चीज आप हमेशा ध्यान रखना, तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सर्किल का सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, ए को डी से मिला दो, ठीक है, डी को बी से मिला दो, मिला दिए। अब हमको बताओ कि ये जो एडी है, एडी यहाँ पे सी पे बना रहा है एंगल, कितना बना रहा है 25 डिग्री, और यही एडी बी पे भी बना रहा है, देखो यहाँ पे बना रहा है सर्कमफेरेंस पे, ये भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री। पहला चीज ये समझ में आ गया, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। दूसरा चीज देखो, ए बी एक व्यास है, तो ए बी अगर व्यास है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब बताओ ए डी बी एंगल, सॉरी ट्रायंगल देखना, ए डी बी अगर ये 25 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री। अब समझ में आया, ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब देखो ये वाला, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब कि साइक्लिक क्वाड्रेटर, कौन सा देखना अच्छे से ध्यान से, ए डी ई बी है कि नहीं बताओ, ए डी ई बी मिल रहा है ना, ठीक है। इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देखो सॉरी, ठीक है, ए डी ई बी मैं बना देता हूँ इसको बाहर, देखो ये वाला ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे तो ए बी है, ठीक है, यहाँ कहीं डी है, ठीक है, और यहाँ पे एक बना है, यहाँ पे सॉरी ऐसे मिला दो, ये ई है, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये 65 डिग्री है, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा बी ई डी। तो ये 65 है, तो आप जान रहे हो दोनों मिलके 180 होता है, तो ये 180 में से घटा दो कितना हो जाएगा 115 डिग्री, जो आंसर आपको दिया हुआ है। तो तीनों चीजें मैंने बता दिया कैसे कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक मिनट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ओके मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी। हाँ देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि 10,000 रुपये में कंप्यूटर टेबल खरीदता है, ठीक है, 5,000 रुपये में वो सेंटर टेबल खरीदती है, ठीक है, कौन, राधा, ओके। तो वह कंप्यूटर टेबल का 8% लाभ पे बेचती है, कंप्यूटर टेबल को, ठीक है, 8% लाभ पे बेचती है। अब बताओ कंप्यूटर टेबल दाम कितना था 10,000, 10,000 का 8% कितना हो जाएगा बताओ, तो आप बोलोगे सर 800, ठीक है। फिर 5,000 है आपका, ये कंप्यूटर टेबल है, और ये सॉरी कंप्यूटर टेबल और ये सेंट्रल टेबल, ठीक है, दोनों अलग अलग टेबल है। ये है आपका 5,000 का, क्लियर। अब देखो आगे क्या कह रहा है, पूरे लेन देन पे उसे 10% का लाभ प्राप्त होने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने परसेंट लाभ पे बेचना पड़ेगा। तो ओवरऑल उसको कितने का लाभ हो रहा है 10% का, ठीक है। अब बताओ ओवरऑल सीपी कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल सीपी बोलोगे सर कि दोनों के आप क्रय मूल्य को जोड़ दो, 10,000 इसका है, 5,000 इसका, तो 15,000, ठीक है। तो 15,000 का इसको 10% का लाभ चाहिए, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर 1,500 रुपये लाभ इसको चाहिए, तो अब 1,500 लाभ चाहिए, आप बताओ उसमें से 800 ये लाभ आपको कंप्यूटर टेबल में कमा लिया है, तो बाकी बच्चे किसके लिए, किससे कमाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें से घटा दो, जो बचता है 700, क्योंकि 1,500 टोटल कमाना था, वो 800 कमा चुका है, सॉरी कंप्यूटर टेबल से, तो सेंटर टेबल से बचा हुआ लाभ वो कमाएगा, मतलब बचा हुआ 700, ठीक है। अब वो 700 यहाँ पे बताओ 5,000 का 700 कितना परसेंट हो गया, वही पूछ रहा है, ठीक है, कि आखिर वो लाभ कमाने के लिए उसको कितने परसेंट में बेचेगा। तो आप देख रहे हो कि 5,000 रुपये में वो 700 का फायदा उठाएगा, लाभ उठाएगा, तो 700 बटे 5,000 इंटू 100, 0 0 0 0 0 0 5 से कटेगा ये 14 बार में, तो 14% आपका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं, आसान क्वेश्चन था, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ये देखो, इसको अच्छे समझना, मैं इसे लिखता हूँ। कह रहा है यदि 9 अंकों वाली संख्या दिया हुआ ये 88 से पूर्णतः विभाजित है, पिछले क्लास में आया था, तो 8 और 11 दोनों से इसका विभाज्य का नियम देखेंगे। 8 से क्या होता है लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, और 11 से अल्टरनेट डिजिट देखते हैं, दोनों देखेंगे। तो क्यू के अधिकतम मान, अब आप कहोगे सर कि क्यू का अधिकतम क्या, क्यों, क्योंकि क्यू का 2 मान यहाँ पॉसिबल होगा, वो कैसे होगा वो दोनों मैं बताऊंगा। तो कह रहा है क्यू का अधिकतम मान आपको लेना है, उसके हिसाब से फिर हम पी डिसाइड करेंगे, और उस पी को
आप यहाँ रखोगे, Q को यहाँ रखोगे तो आपको पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो हमको कैसे भी करके Q और P निकालना होगा। अब समझो 7 है, ठीक है, P 5 9 4 5 9 के बाद क्या था 6 4 था, सॉरी, ठीक है, 5 के बाद 6 4 Q 2 8, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि लास्ट का 3 डिजिट जो है, ये डिजिट समझ गए, ये आपको डिवाइड होना चाहिए किससे, किससे डिवाइड होना चाहिए, ये होना चाहिए 8 से, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 पचे कितना होता है बताओ, 400, ठीक है, 400 होता है। आप बताओ यहाँ क्या क्या डालेंगे जो ये पॉसिबल हो सकता है। अगर 1 डालेंगे तो यह पॉसिबल होगा, आप बताओ 1 डालेंगे तो 1 डालो Q की जगह 1, तो 128 होगा ना, 8 इकाई 8 4 बता 8 छक 48, ये भी लग रहा है, 1 डालने से भी लग रहा है, देखो 128 भी लगेगा, ठीक है, 2 डालने से 2 डालो, हमको बोल रहा है मैक्सिमम, तो हम क्यों ना, मतलब जैसे 2 बोल रहा है तो 2 के बाद मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 में जोड़ो। अब क्या करना है कि यहाँ 1 आप देख ले तो 1 में 4 जोड़ो, 5 5 में 4 जोड़ो 9। मैं जो बता रहा हूँ देखना, जब भी 8 के डिवीजन देखना तो आप क्या करना कि 1 में 4 जोड़ना, फिर उसमें 4 जोड़ना, ये तीनों यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं। देखो आप 2 डालते तो 228 होता, क्या ये 228 से भाग लगता, 8 दूना 16 और 8 64 कभी नहीं लगता। और अगर यहाँ जब 5 डालोगे Q की जगह 9 डालोगे तो वो पॉसिबल हो जाएगा। तो जब भी 1 पता चल जाए तो उसमें 4 जोड़ देना, उसका अगला 4 देख लेना, क्योंकि 9 में 4 जोड़ 13 हो जाएगा, 13 पॉसिबल हो नहीं सकता है क्योंकि Q एक डिजिट है, डिजिट ही लेंगे, तो 1 5 9 3 पॉसिबल हो गया। लेकिन 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 आपको बोल दिया है कि हमको मैक्सिमम देखना है, तो हमको Q बराबर क्या हो गया 9, ये तो कंफर्म हो गया, तो हम साइड में लिख लेते हैं Q बराबर 9, क्लियर, ठीक है। पहला चेक कर लिए, उसके बाद हम ये कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि आपको जो है ये 11 से भी ये डिवाइड होना चाहिए, तो 11 के लिए हम क्या करते हैं, अल्टरनेट डिजिट देखते हैं, तो 7 5 6, ठीक है, Q और 9, ठीक, अब Q की जगह क्या है 9 है, ठीक है। देखो 7 5 12 6 18, 18 8 26, 26 9 35, एक तो जोड़ने के बाद 35 हो गया, ठीक है। इसमें हम घटाते हैं जो भी आता है, ठीक है। दूसरा जो अल्टरनेट करने दो, P 9 4 और 2, यही बच गया था, 4 2 6 9 6 15, 15 प्लस P, क्लियर। ये बराबर 0 होना चाहिए या फिर ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 35 माइनस 15 माइनस P बराबर 0, तो 35 में से 15 गया, आपको बचेगा 20 माइनस P बराबर 0। अब बताओ 20 में से क्या घटाएं जो हमको मिले, क्या 11 का मल्टीपल या फिर वो 0 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 0 बनने के लिए P को 20 होना पड़ेगा, पर P एक क्या है, अंक है ना कि संख्या, तो अब वो नहीं ले सकते। तो P की जगह हम 9 लेते हैं, तो बताओ 20 में से 9 क्या हो जाएगा 11, डिवीजन हो जाएगा, मतलब P भी क्या हो गया मेरा 9 हो गया। आप जानते ही हो कि P स्क्वायर माइनस Q निकालना है, तो P भी 9, तो 9 का स्क्वायर Q भी 9, तो 9 9 81 माइनस 9 गया 72, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये देखिए क्या बोल रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद इतना हो जाती है और 5 वर्ष बाद इतना हो जाती है, तो उसी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4% में प्राप्त धनराशि क्या होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूं कि प्रिंसिपल में एक साल में 1 आर होगा, R% मान लेते हैं, एक बार समझो, मान लेते हैं हम R जो है आपका R% है, तो एक साल में 1 आर, तो 3 साल में 3 आर। और जो मूलधन होता है वो प्रिंसिपल, मतलब जो मूलधन में जब ब्याज जोड़ते हैं तो आता है, मतलब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट। हम मान लेते हैं प्रिंसिपल P है, तो 3 साल बाद 3R हो जाएगा, तो वो बता दिया 14,880। दूसरा क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो P प्लस, क्योंकि 3 साल बाद 3R, तो 5 साल बाद 5R बराबर 16,800, क्योंकि एक साल में 1 R होगा, R% मतलब 1 R होता है, फिर 3 साल में 3R, 5 साल में 5R, ठीक है। अब यहाँ से आप R निकाल सकते हो क्या, हाँ बोलोगे सर नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा दो तो 2R आ जाएगा, 2R बराबर क्या हो जाएगा, तो 0, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 9 बच गया 1, 1920। R बराबर क्या हो जाएगा बताओ, R बराबर 2 2 9 18 2 6 12 960। लेकिन आपको P चाहिए ना, क्योंकि आपको P जब पता चलेगा तो उसी राशि पर 10% का वार्षिक ब्याज पे बोल रहा है, ठीक है। तो 10% वार्षिक ब्याज 4 वर्ष,
ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ से इक्वेशन में 3r घटाओगे तब तो p प्लस 3 इंटू 960 करोगे बराबर 14,880। ठीक है, तो 360 इधर घटेगा, यही घटा देते हैं, 0 6 18 काट, बाकी 1 9 27 28। सही है, तो 0 0 0 ये हो गया 12,000। अब बताओ 12,000, ठीक है, तो कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। कितना परसेंट पे? 10%। ठीक है, 0 0 बरचो 4800 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो क्या कह रहा है, ध्यान से। दी गई तालिका में आपको देखो पहले क्या बोला कि 300 टोटल विद्यार्थी, ठीक है, 300 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ ऐसे भिन्न भिन्न ठीक है, भिन्न भिन्न वर्गों में ये बटा हुआ है। ठीक है, अलग अलग वर्गों में मतलब क्लास में बटा हुआ और सबका परसेंटेज आपको दिया गया है। ठीक है, आपको कह क्या रहा है, देखो क्वेश्चन में टोटल कितना है? 300। ध्यान रखना। ठीक है, देखिए क्या क्या कह रहा है। कह रहा है यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 और 4 है, लेकिन वर्ग में है कितना लड़के? देखो ये ए बी सी डी सब वर्ग का दिया और लड़कों की संख्या है, तो मतलब लड़कों का संख्या कितना है? x। ठीक है, लेकिन आपको बता दिया कि ई में जो है जितना बच्चे हैं उसका जो उसमें लड़के और लड़कों के बीच का जो औसत है, औसत नहीं, अनुपात है, वो 3:4 मतलब रेशियो 3:4 में है। तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या और वर्ग सी में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात। ठीक है, अब बताओ कि 300 दिया हुआ है। ठीक है, 300 का 1% मुझे बताओ कितना होगा? आप बोलोगे सर 3। 1% 3। अब बताओ ई है कहाँ भाई? ठीक है, 14% दिया है, तो 1% मतलब ये किसके बराबर है? 1% के बराबर 14% मतलब 14 तिया 42। और किसके बारे में बोला है? सी के बारे में। सी कहाँ है भाई? ये तो सी बताओ 19% है, तो 1% बराबर 3, तो 19% बराबर 19 तिया 57। इतना समझ में आ गया? अब देखो आपको बोला है कि वर्ग ई में लड़कों की संख्या, ठीक है, वर्ग ई में बॉयज का बटे वर्ग सी में गर्ल्स की, दोनों का आपको अनुपात पूछा है। ठीक है, देखिए ये अनुपात में बट रहा है 3:4, तो 4 3 7, समझ रहे हो? 7 छक 42 होता है। आप दोनों को जोड़ लो, 4 3 7 इंटू 6 करते हैं, तो ये बॉयज था, सॉरी बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, ये बॉयज था और ये गर्ल्स था। ठीक है, तो अगर 4 3 7 छक 42 होता है। ठीक है, तो 3 इंटू 6 कर दो, ये आपको बॉयज मिल जाएगा 6 तिया 18, और इसको इंटू 6 कर दोगे 6 चौके 24, और दोनों जोड़ोगे तो 42 हो जाएगा। तो आपको एक्चुअल मिल गया कि बॉयज कितने थे? 18 बटे ये टोटल कितना है? 57। ये टोटल संख्या है सी में। ठीक है, लेकिन आपको सी में किसकी संख्या चाहिए? लड़कियों की। तो सी में लड़के कितने थे? 34। इसमें से घटाएंगे 34 तब तो लड़कियां मिलेगी, जो हटाओगे तो हो जाएगा 23। तो आंसर आपका क्या हो गया? 18 बटे 23। समझ में आ गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ आप देखो ये चीज, आज आपको एक चीज बताते हैं, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, दो हम सम ले रहे हैं। देखो 100 रुपए रखते हैं। ठीक है, अलग अलग परसेंटेज पे देंगे। एक पे 10% और 20% का देंगे, और एक पे 10% और 30% का देंगे। ये क्या दे रहे हैं हम? छूट। पहले समझ लेना। ठीक है, 10% और 20%, 10% और 30% का देखते हैं। ठीक है, अगर इस पे 10% का देंगे तो 100 का 10% मतलब 90 बटे 100। ठीक है, इंटू और छूट दे दो तो 20% का और, तो 80 बटे 100। ऐसे ही करते हैं। ठीक है, यहाँ अगर देंगे तो 100 में 90 बटे 100 और 70 बटे 100। 100 से 100 गया, 100 से ये 100 गया, 100 से 100, 100 से ये 0, 9 8 72 और 9 से 63। सॉरी, ठीक है, देखिए तो यहाँ 72 आया, यहाँ 63 आया। आप ध्यान से देखना ऐसा क्यों आया। यहाँ पे ज्यादा डिस्काउंट आपको मतलब देखो मेरा कहने का मतलब है कि 10% 20% इफेक्टिव डिस्काउंट कितने का हो गया बताओ? इफेक्टिव आप देखो 10% 20% दिए तो 100 से 72 हो गया, मतलब 28 का यहाँ हुआ। और यहाँ पे कितने का हो गया? जब 10 और 30 ज्यादा छूट दिए तो ज्यादा मिला। क्लियर हुआ? ज्यादा छूट तो ज्यादा मिला। तो ये चीज समझ रहे हो आप? क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है? 20% और 20%, फिर 25 और 15%, 30 और 10%। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं हम?
हम ये बता रहे हैं आपको कि यहाँ ज्यादा डिस्काउंट देने पे क्या होता है, वहाँ ज्यादा डिस्काउंट होता है। तो क्रमागत छूट बेचते हैं तो कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है, तो इस दोनों का मल्टीपल जिसका जो मैक्सिमम होगा उसका मिनिमम होगा, और जिसका मिनिमम होगा उसका मैक्सिमम होगा। आपको समझ में आया? नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दोबारा बताता हूँ। आप बताओ, अगर छूट देता है तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर में 80 इंटू 80, ये लिख लो ए, ठीक है। बी वाला क्या छूट देता है, 25 मतलब 75 इंटू 15 दिया है तो 85, ये नहीं लिखते घटा के, देखो यहाँ पे देखो सी का 30% दिया तो 70 और 10% दिया तो 90, इतना छूट दिया। आप सबको करो 88 6400, आपको बस देखना है, ठीक है। ये करोगे 85 इंटू ये 25 25 के 5 बाकी 2 7 35 2 37, और 8 से करोगे 8 40 बाकी 4 8 से 56 4 60, तो 5 7 3 और 6 6375, और ये 7 नंबर 6300, ठीक है। आप जब इसको चालू किए बनाना, मान लो कुछ रुपए रहा होगा, उसके बाद ये डिस्काउंट बन के आया, ये तब सॉरी ये एसपी बन के आया कि डिस्काउंट के बाद आपने इतना रुपए में सबको बेचा है। अब मुझे बताओ कि आप किसमें जो है सबसे ज्यादा छूट दिए, तो आपको जिसमें ज्यादा छूट देंगे तो वो कम में बिकेगा, ज्यादा छूट आपने किस पे दिया है, सी। ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए बी और सी तीन दुकानदार किसी समरूप वस्तु पर मतलब इतने रुपए का अंकित मूल्य एमपी है, उस पे अलग अलग तरह से छूट दे रहा है। जैसे ए वाला दे रहा है पहले 20 दिया फिर 20 दिया, बी वाला पहले 25 का दिया फिर 15 दिया, और सी वाला 30 और 10 का दिया, समझ गए। तो क्रमागत छूट पे बेचते हैं तो कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है, तो आप क्या पता चल रहा है, देखो छूट देने के बाद ये ज्यादा रुपए में बेचा है, ये तो उससे कम है, ये उससे कम है, तो सबसे ज्यादा छूट कौन दिया होगा, सी वाला 63, ठीक है। अब देखो आपको बनाना क्या है, आपको पूछा कौन दिया है तो आप पता कर लग गया, अब आपको पूछा कितने का दिया है, ठीक है, तो आप सी का पता चल गया तो सी ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए तो 4820 पे ये छूट दिया है, ठीक है। तो 4820 पे आप अगर इसको निकालोगे कितना में बेचा है वो पहले मुझे बताओ, ठीक है। 4820 पे ये बेचा है तो आपका हो जाएगा 70/100, क्योंकि 30% फिर 10% मतलब 90/100, क्लियर, ठीक है। देखो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, ठीक है। अब 7 दूना 14, आप ध्यान से देखना 7 दूना 14, इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, 9 चौक 36, तो लास्ट में 6 आएगा यूनिट डिजिट, और चूंकि जीरो है नीचे तो 0.6 आएगा, ठीक है। अब बताओ पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो पॉइंट में दोनों में कौन सा है, तो आप बोलोगे सर नीचे वाला, तो यही मार्क करना, ठीक है। ये समझ में आया? आप बोलोगे सर यहाँ 0.6 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आपका एसपी है, क्या है ये एसपी, सीपी यहाँ है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 में से ये जाएगा किसी तरह से, ये खुद ब खुद 0.4 बन जाएगा, आंसर आपका यही बनेगा, क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ क्या कह रहा है कि निम्न ग्राफ दिया हुआ है, नामांकित इधर छात्रों की संख्या है और इधर आपको वर्ष दिया गया है, संस्थान ए, ब्लू ए को दर्शा रहा है और रेड वाला बी को, क्लियर। देखिए 2015 और 17 में संस्थान बी में 15 ये हो गया और 17 ये हो गया, नामांकित छात्रों की कुल संख्या, तो संस्थान बी में 15 का बी कौन सा है भाई, ये है, ठीक है, और 17 का बी तो ये है, ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और 2014 और 16 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, तो 2014 कहाँ गया भाई, ठीक है, एक मिनट, 2014 में ए का, 2014 में ए ये हो गया, और 16 में ए, 16 कहाँ गया, ये दोनों जोड़ के उन सब का अनुपात चाहिए, आप समझ निकाल लोगे ना, 3 दिन 6, ऊपर का निकाल रहे पहले बी वाला, तो 3 3 6 6 2 8 तो 685 बटे 160 और 300 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 400, 3 1 460, इसको काटते रहना, 5 से काटोगे तो 5 इकाई 5 5 दिया 15 5 से 35 5 9 45 5 2 10, ठीक है, 137/92, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत ही निहायत क्वेश्चन, इस ये क्वेश्चन आ चुका है और आप मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बना होता है, ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये सी है, अगर यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, ये जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री प्लस एंगल a/2, याद है ना, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल बराबर होते हैं, मतलब एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण समद्विभाजक, ठीक है, कोण
के समद्विभाजक अगर बनाते हैं तो यहाँ पे ये वाला, तो ठीक है। आपको बोल दिया कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री है तो ये बता दिया 74 डिग्री। तो समद्विभाजक के बीच का देखो अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा, तो ये आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हो 90 प्लस ये कितना 74/2 आप जोड़ोगे तो 127 डिग्री आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। तो बहुत ही आसान था। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, ये देखो आपको क्या बोल रहा है, ए बी कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है। उसमें ए बी 20 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है और 29 दिया हुआ है। तो आपको ये ट्रिपलेट्स याद हो, जैसे 3, 4 और 5 याद होता है, ठीक है। 5, 12 और 13 याद होता है ना। ये दोनों साइड होते हैं और ये हाइपोटेनस होता है। इसी तरह हाइपोटेनस, इसी तरह से ये भी होता है 20, 21 और 29। ये अगर पता है तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये एक ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर, हम इसको ऐसे बना लेते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, ए बी और सी, ठीक है। तो ए बी कितना है 20, बी सी कितना है 21 और ये हो गया 29। क्लियर, ठीक, समझ में आया ये चीज, ठीक है। अब देखो कॉट सी बोल रहा है, तो कॉट सी के लिए यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है। कॉट सी के लिए क्या हो जाएगा, तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा सी। देखो कॉट बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो बेस इस एंगल के लिए क्या है, ये है। तो 21 बटा परपेंडिकुलर क्या है 20 है, 21/20 प्लस कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर होता है 1 बटा साइन, ठीक है। साइन बराबर क्या होता है b/h मतलब h/p। आप बताओ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से h/p क्या हो जाएगा, h क्या है आपका ये 29 बटे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है ये 20, 29/20 -2 tan a बोल रहा है इसके लिए। तो tan a बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप एक चीज ध्यान देना, यहाँ मैं कहना चाह रहा हूं कि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, लंब है और ये आधार है, ठीक है। ये वाला क्या है आधार है, ठीक है। तो लंब बटे आधार होगा, तो P आपका कितना हो जाएगा 21/20। अब देख रहे हो 29 और 21 जोड़ोगे तो 29 50, 50 में से 21 से आएगा, सॉरी 2 भी लगा हुआ है तो इंटू 2 कर दो, ठीक है। यहाँ 2 था ना, ठीक है। तो 29 और 21 50, 50 में 21 दूना 42 गया तो 8/20, 4 दूना 8, 4 बचे 20, 2/5 आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जिस एंगल के थ्रू बोलता है, जैसे एंगल सी था तो एंगल सी से देखे, एंगल ए रहता तो एंगल ए से देखे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको देखना। अब आपको चाहिए क्या 8x³ माइनस 27/x³। तो आपको ये नहीं लग रहा है 2x का ये क्यूब है और ये 3/x का क्यूब है, ठीक है। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा 2x माइनस 3/x। ऐसा अलजेब्रा में तो कई भतेरे क्वेश्चन पड़े हुए हैं और ऐसा क्वेश्चन हर साल आ रहा है। ओके, देखिए कैसे, इस सब में, इन सब में आप डिवाइड कर दो x² से, क्या बन जाएगा आप मुझे जरा बता दो। तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 4x² माइनस 37 प्लस 9/x² बराबर 0 आ गया। अब देखो यहाँ तो 4x² प्लस 9/x² बराबर 37, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपको किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 2x का, 2x का स्क्वायर। ये किसका दिख रहा है, तो बोलोगे 3/x का सर, तो प्लस, ठीक है, प्लस किए। अब देखो यहाँ से आपको लेकिन चाहिए क्या माइनस में चाहिए ना, क्या चाहिए माइनस में, तो आपको यहाँ प्लस नहीं माइनस में करना पड़ेगा, तब तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हमको यहाँ माइनस 2ab चाहिए ना कि प्लस। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ देखो, अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे प्लस होता, अगर यहाँ प्लस होता तो आप प्लस करते, माइनस है तो माइनस करोगे। ओके, मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस 2 इंटू ए बी क्या है 2x और ये b मेरा ये है 2 इंटू 2x इंटू 3/x। ये कटेगा तो जितना इधर माइनस किया उतना उधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा देखो ये तो यहाँ चीजें थी तो इसको मैंने यहाँ लिखा, जो एक्स्ट्रा मैंने किया इधर माइनस उधर माइनस करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 12 तो माइनस 12 कर देंगे। तो ये लेकिन क्या बन गया बताओ, ये बन गया 2x माइनस 3/x का होल स्क्वायर। और यहाँ कितना आ जाएगा 37 में 12 गया तो 25। तो यहाँ से मुझे पता चल गया 2x माइनस 3/x और 25 होता किसका स्क्वायर है 5 का, तो 2x माइनस 3/x क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। आपको पता चल गया ये बराबर 5 हो गया। हमको चाहिए क्या क्यूब चाहिए, इधर का क्यूब करना पड़ेगा।
आपको पता है इतना माइनस इतना का क्यूब बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है, अब जब इस दोनों का क्यूब करोगे, इधर भी क्यूब करोगे और इधर भी क्यूब करोगे तो क्या आएगा? तो 2x का क्यूब माइनस 3/x का क्यूब बराबर, तो पहले इसका तो क्यूब हुआ ही 5 क्यूब प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस में है यहाँ पे, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ए तो होगा ही, ये मेरा ए है, ठीक है, 5 इंटू ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 इंटू 3/x मतलब 2x इंटू 3/x, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाए बताओ? 5 का क्यूब मतलब 25 25 25 125 प्लस 5 तिया 15 दूना 30 तिया 90, 90 जुटे क्योंकि यहाँ देखो 2x रहेगा तो x x कट जाएगा, ठीक है। तो ये 90 हो गया, तो 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 215। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 250। क्लियर हुआ? ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब नेक्स्ट, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप यहाँ देखो, आपको कह रहा है 2 इंटू साइन 3x माइनस ए, तो 2 इधर से उठा के इधर काटो, मल्टीप्लाई में इधर जाके 1/2 कर दो, तो साइन कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप बोलोगे सर 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री होना चाहिए, तो 3x माइनस 15 बराबर 30, ठीक है। इधर जाएगा तो 3x बराबर 45, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी को जाके यहाँ वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ 45 हो जाएगा, सॉरी 15 हो जाएगा, तो बताओ x 15 हो गया, 15 दूना 30 और 15 क्या हो जाएगा? 45, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर, यहाँ डालोगे 15 तो 15 15 30 डिग्री। अब देखो cos 45 कितना होता है? सॉरी 1/√2, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। और cot 30 मतलब tan 60 मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? तो आप जानते हो cot 30 कितना होता है? √3 का स्क्वायर 3, 3 दूना 6 7/2, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? 7/2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ध्यान देना, सुनो मेरी बात। क्या कह रहा है कि चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा, तो 3 लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। तो मतदान के सभी वोट वैध थे, मतलब सारे वोट वैलिड थे, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। तो अरशद को कुल वोटों के 35% उसे वोट मिले, जितना वोट रहा होगा उसका उसको 35% मिला। लेकिन आगे देखो क्या कह रहा है, चमनलाल को, ठीक है, चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिले, मतलब 35 पे उसको 14, समझ में आया? तो 350 पे 140, अगर आप 3500 बोलोगे तो उसमें 1400। तो विजेता को आगे क्या करा, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में उसे 4950 वोट अधिक मिले, ठीक है। तो आपको यहाँ कंपेयर कर बता दिया। अब आपको करना क्या है एक्चुअल में, देखिए हम, चूंकि मुझे पता नहीं है कि आखिर एक्चुअल में कितना रहा होगा, ठीक है। अब वही बात है कि उसको हम माने क्या, ध्यान देना, उसको माने क्या, ओके। तो अब बताओ यहाँ क्या बोल रहा है, ध्यान देना, 35 वोट में से 14 वोट मिले, किसको? चमनलाल को। चमनलाल को पहचानते हो ना, उसको मिले, ठीक है। तो चमनलाल को 35 में से 14 मिले। तो हम ये कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ परसेंटेज की भी बात कर रहा है और यहाँ 35 में 14 की बात कर रहा है, तो परसेंटेज मतलब होता है 100, हम मान ले रहे हैं टोटल 3500 ही मान ले रहे हैं, ठीक है, 35 इंटू 100, तो हम मान ले रहे हैं टोटल वोट रहे होंगे 3500, ठीक है। अब मुझे बताना कि 3 आदमी हैं, एक तो अरशद है, ठीक है, सॉरी अरशद, ठीक है, फिर है चमनलाल, ओके, फिर आपका है जगजीत। अब देखो अरशद को कितने मिले हैं, देखो अरशद को मिले हैं 35%, तो 3500 का 35% कितना हो जाएगा, ठीक है, 3500 का 35% हो जाएगा 35 इंटू 35। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो चमनलाल को कितने मिले, तो एक बात, 35 में से उसे 14 मिले, ध्यान से मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3500 में से, सॉरी 35 में से 14 मिले हैं, तो 350 में से 140 और 3500 में से कितना हो जाएगा 1400, कुल मिला के इसे 1400 वोट। अब आप किसी भी तरह से जगजीत का वोट निकालना है ताकि हमें पता चले आखिर सबसे कम वोट किसको पड़ा है और सबसे ज्यादा वोट किसको पड़ा है। तो 35 इंटू 35 क्या होता है, 35 का स्क्वायर आता है, देखो 25 25 के 5 बाकी 2, तीनों को मल्टीप्लाई, देखो 5 था, 5 का स्क्वायर किया तो 25, तो बच गया 2। अब देखो ध्यान से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 या 15 2 ना 30, 2 32 के 2 बाकी 3 3 3 9 2 11, तो ये हो जाएगा आपका 1125। सही किया है ना मैंने, देख लेना, 25 25 बाकी 2 5 या 15 2 ना 30 2 32 2 बाकी 3
3 तिया 9 3, बाकी 3 था ना, 3 तिया 9 3 12, तो ये हो जाएगा आपका 1225। अब वो पता चल गया कि अरशद कितना मिला है 1225 में, इसमें टाक लिखो। ठीक, देखिए ठीक है, अरशद कितना मिला है 1225, इसको मिला है 1400। तो जगजीत को पूछ रहा है कितना मिला, जगजीत को 3500 में से घटाना पड़ेगा, तो 3500 में से कितना घटेगा बताओ, 1400 ये 1200 ये, 14 12 2625, यहाँ से बच गया 75, एक इधर जाएगा तो 14 में से 6 गया 8, तो 1875 सही किया है। देख लो 3500 में से, तो ये 25, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ तो एक आएगा ही नहीं, सिर्फ बचा है 875, मतलब उसको मिला है 875 वोट। अब मुझे बताओ कि सबसे कम वोट, यहाँ कह रहा है कि विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में इतना अधिक मिला है, तो विजेता यहाँ कौन नजर आ रहा है आपको 1400 वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट इसको मिला है और कम वोट इसको मिला है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 25, यहाँ जाएगा 1, 13 में 60 के 525। लेकिन आपके हिसाब से यहाँ विजेता को जगजीत, मतलब जो हारने वाला सबसे लोएस्ट है, उससे उसको 525 मिला है ज्यादा वोट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, इसी 525 का वैल्यू बता रहा है कि 4950। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 4950 बटे 525। लेकिन पूछ किसका रहा है, कह रहा मतदान में हुए सभी वोटों की संख्या, सभी वोटों की संख्या कितनी थी 3500, हमको 3500 का निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए कटेगा, आपको कट जाएगा 7 बार में 7 7 पचे 35, 7 पचे 35, 500, 25 दिया 75, 25 दूना 3 से काट दो इसको, 4950 को 3 से काटोगे तो 3 इकाई 3, ठीक है 3 से नहीं कटेगा, हाँ ठीक है 3 इकाई 3, और फिर 3 से 18, 3 पचे 15, ये करोगे जब डबल करोगे तो ये 33,000 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई 33,000 आ जाएगा, आंसर कौन सा हो गया 33,000। समझ में आया आपको अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है वरुण का बोनस, देखिए कह रहा है वरुण का बोनस अमित और नितिन दोनों के कुल बोनस से कितना परसेंट कम है। तो वरुण यहाँ कहाँ है भाई, वरुण का बोनस, वरुण का बोनस कहाँ है ये, और बोल रहा है अमित और नितिन के बोनस से, अमित कहाँ है भाई, अमित और नितिन के बोनस से, इस दोनों को जोड़ोगे उससे देखोगे ये कितना कम है, तो ये दोनों 2000 है और ये 1240 है, तो ये कुल मिला के 760 रुपए कम है। तो आप देख लेना कि वो 2760 कितना कम होता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट, ये आसान था। ये देखो ये क्वेश्चन तो बहुत सही है, इसको आपको तरीके से समझना पड़ेगा। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको क्या कह रहा है। आपको कह रहा है, ठीक है, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलती है, तो मान लो यहाँ स्टेशन ए है, यहाँ से निकली एक रेलगाड़ी पहुंची बी तक, और वो दोपहर 12 बजे स्टेशन बी तक पहुंचती है, तो निकली कितने बजे, सुबह 8 AM में और पहुंची 12 PM में। ठीक है, ये 8 में निकली 12 बजे, कितना देर लगे इसे, तो 4 घंटे। क्लियर। ठीक है, दूसरा देखो, एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलती है और स्टेशन ए पे उसी समय पहुंचती है। तो अब एक कार जो यहाँ से निकली, देखना ध्यान से, और बी से ए पे पहुंची, लेकिन ये क्या है 8:30 बजे निकली और ये पहुंची 12 बजे, क्योंकि बोल रहा है उसी समय पहुंचती है। ठीक है, पहुंची, तो वे एक दूसरे से किस समय मिलते हैं। तो अब सीधी सी बात है, जब इधर से ये चल रहा होगा एक रेलगाड़ी और इधर से जब ये चली, तो कहीं ना कहीं जा जाके यहाँ पे ये मिलेगा, वो हमको नहीं पता। क्लियर। अब देखो इसको बनाना कैसे, देखना अच्छे से। तो ये लेकिन बताओ कि ये 4 घंटे लिया है ए से बी पहुंचने में, और ये बी से ए पहुंचने में कितना देर लिया नीचे वाला, बताओ। तो ये बोलोगे सर 8:30 बजे चली थी, ये 12 बजे पहुंची है, तो 3.5 मतलब 3.5 घंटे ये लिया। क्लियर ना। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, ठीक है ध्यान से, 4 और ये 3.5, तो हम कुछ डिस्टेंस मानना चाह रहे हैं कि ए बी बराबर क्या मान ले, बताओ। तो 4 और 3.5 का सॉरी एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा आपका 28, 35 दूना 7 7 28। अगर 28 मान ले तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, 4 से करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक, 28 दूना 56 कर लेते हैं, ताकि
आपको जो है बनाने में आसान होगा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिवाइड करने के बाद हमको आसान करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको मान लेते हैं, सॉरी 56, कितना मान लिए 56। अब बताओ 4 से करेंगे तो 4 सते 28, 28 दूना 56 कर लिए। 4 से कितनी बार में कटेगा? 14 चौक 56, तो 14। क्यों किए ऐसा बताते हैं आपको। ये मेरा था टाइम, एक को 4 घंटे लग रहा था, दूसरे को 3.5 घंटे। अब मैंने मान लिया कि ए बी 56 था, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि स्पीड क्या क्या होगा। यहाँ तो रेलगाड़ी था और यहाँ कौन है? कार है। हम रेलगाड़ी का स्पीड कैसे निकलेगा? तो टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो 56 डिस्टेंस हो गया, 4 से टाइम्स डिवाइड करते हमको स्पीड आ गया 14 आ गया। अब इसका देखना ध्यान से, ये 3.5 के आवर से चल रहा है, ठीक है। तो अब अगर 3.5 से इसको करोगे तो कितना आएगा? तो करके दिखा देते हैं। 56 बटे 3.5 ऊपर कर दो, 7 पचे 35, 7 56, तो आ जाएगा ये 16। 5 से काटोगे तो 16, ठीक है। ये आ जाएगा 16। तो आपको दोनों का स्पीड पता चल गया, ठीक है। ये 14 की स्पीड चल रहा है और ये 16 की स्पीड चल रहा है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये लेकिन चूंकि हम किलोमीटर माने हैं, तो ये भी आवर में है, ये भी आवर में है, तो ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आया? ठीक है। अब अच्छे से देखना कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये 8 बजे चला था, ठीक है, लेकिन पहुंचा कितने तक है? हमको अब रिलेटिव डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। देखना ध्यान से, चूंकि ये 8:30 बजे चली है, तो एक बात बताओ, इधर से एक गाड़ी जा रही थी, रेलगाड़ी 8 बजे चली, लेकिन उस समय वो स्टार्ट तो नहीं हुई थी कार, क्योंकि वो 8:30 चली है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये आधे घंटे बाद, मतलब 8:30 बजे हम देख रहे हैं कि कितना कवर कर लिया होगा। तो अब बताओ इसका स्पीड क्या है? 14 किलोमीटर पर आवर। तो 14 किलोमीटर पर आवर वो 1 घंटे में कवर करती है, तो 8 से 8:30 मतलब आधे घंटे में कितना करेगी? तो 7। तब तक में जब ये यहाँ पहुंचा होगा, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुई होगी। इतना समझ में आ गया? तो 56 में से, समझिएगा, 56 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 49। तो रिलेटिव जो डिस्टेंस है ना, वो हो गया 49। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी जब चली थी, तो हम ये देख रहे हैं कि एग्जैक्ट जब जिस समय कार चली है और जिस समय रेलगाड़ी चली, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहा होगा। तो हम क्या किए कि चूंकि रेलगाड़ी जब चली तो आधे घंटे बाद वो 8:30 बजे पहुंची है वहां तक, जहां तक गई, तो उससे पीछे का जो डिस्टेंस था उसको हम उसमें से माइनस कर दिए, ताकि हमको पता चल जाए एग्जैक्ट वो कितने तक चली थी, ठीक है। हम मान लिए कि यहाँ से वो 8:30 बजे चली होगी और इतना में 7 किलोमीटर आ गया। अब बचा कितना? टोटल 56 था, तो ये बच गया 49 किलोमीटर, ठीक है। अब समझिए, फिर रिलेटिव ये क्या था? डिस्टेंस था, 49 आ गया। अब बताओ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड होता है, एक जा रही है 14 से, दूसरा आ रहा है 16 से। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 14 प्लस 16। जब आमने सामने से आती है दोनों जुड़ जाता है, और जब सेम डायरेक्शन में जाती है दोनों का स्पीड घट जाता है, ठीक है। या फिर भी करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 30। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, ये आ गया। अब बताओ कि एक्चुअल में टाइम कितना लगेगा इसको, एक्चुअल में टाइम कितना लगेगा। तो आप बोलोगे सर 49 बटे 30, ये क्या है? किलोमीटर पर आवर था यहाँ पे। तो ये हमको मिल रहा था, टाइम निकाले हैं, तो टाइम बराबर क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस ऊपर लिख दिए, स्पीड नीचे लिख दिए, लेकिन ये मिलेगा आवर में, तो इसको भर लेते हैं मिनट में। तो मिनट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई 30 से कर दो, तो 30 दूना 60, 49 दूनी 98 मिनट। मतलब कि यहाँ कब से हम देख रहे हैं? 8:30 बजे से। तो 8:30 बजे के बाद 98 मिनट के बाद वो मिलेगा। 98 मिनट का अर्थ क्या होता है? एक पॉइंट मतलब 1 आवर 38 मिनट। तो चली कितनी थी? 8:30 से। 8:30 से 1 आवर मतलब 9:30, ठीक है। फिर आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 10 बज गया, और फिर 8 मिनट बचा, तो 10:08 को सुबह वो मिल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार थोड़ा पीछे करके फिर से देखना जो मैंने बोला है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन है। इसको आप तो कर लोगे, मैं करके दिखा दूं, ठीक है। देखो, 6 18 5 23 बटे 6 बाहर हो गया। 6 18 5 23, अंदर में क्या हो जाएगा बताओ? 3 3 9 तो 11 बटे 3 प्लस अंदर में हो जाएगा 15 बटे 4। और इसको जब सॉल्व करोगे, तो ये तो जैस का तस रहेगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं 25 25 4 29 बटे 5। लेकिन ये अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? डिवाइड में है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला
नीचे 14 से 29/2 आ रहा है तो इसको लिखेंगे 2/29। 29 से कट गया, 2 दूना 4, 5 तिया 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, 11 दूना 22, और 2 से करोगे 3 बार में, 2 तिया 6, 3 तिया 9, प्लस 23/6 बच गया। अब देखो 23 प्लस 22 9, 31/6। ठीक है, 3 1 4, 3 2 5, 6 से करोगे तो ये बचेगा 9। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 9। समझ गए? ये आसान सा था, आप खुद से भी कर लेना। हाँ, तो ये आपको दे रहा है, क्या बोल रहा है कि गेहूं का एक शंकु के रूप में है। गेहूं का ढेर जो होता है, हम जब उसको काटते हैं तो फिर उसको ऐसे करके सजाते हैं, एक शंकु के रूप में, कौन के रूप में, जिसके आधार का व्यास आपको डायमीटर दिया हुआ है 8.4। अगर डायमीटर 8.4 है तो आर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4.2। ठीक है, ऊंचाई बोल रहा है इतना है तो ये एच दिया हुआ है 1.75। इस ढेर को कैनवास से ढका जाना है तो आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो ये वाला हो गया, इसको मान लेते हैं। तो आपको यहाँ से रेडियस पता चल गया, वो क्या दिया हुआ है, ये वाला रेडियस जो है क्या दिया हुआ है 4.2। क्लियर? यहाँ से एक हाइट होगा, ये होता है 1.75 आपको दे दिया। ठीक है, अब अच्छे से देखना, ये आपको दे दिया 1.75। क्लियर? तो आपको ये निकालना पड़ेगा जिसको कहते हैं एल। ठीक है, स्लैंट हाइट कहते हैं। ठीक है, तो आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, तो जो कौन होता है, कौन क्षेत्रफल होता है क्या है, तो आप बोलोगे सर पाई आर और एल होता है, ये होता है हमारा एरिया। ठीक है, हमको किसी तरह से एल निकालना पड़ेगा। आप जानते हो ये 90 डिग्री है। ठीक है, और ये क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हो गया आधार और ये हो गया हमारा। अब बोलोगे सर कि इसको तो बहुत मुश्किल होगा, हम बोलते हैं सर इसको आप मान लो 420, कोई दिक्कत, 4.20। आप यहाँ पॉइंट दिखा दो और 2 जीरो और चिपका देंगे। ठीक है, बाद का डिसिमल के बाद लिख देंगे। अब देखो हम ये बोल रहे हैं ये 1.75 है, इसको 4.2 से हम कर दिए। ठीक है, तो इसको उड़ा दो। अब बताओ पहले 5 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 7 से लगेगा क्या? हाँ, 7 दूना 14, 7 पचे 35, इसको करोगे 7 छक 42, फिर 5 से करोगे, पहले 7 से डिवाइड किए, ध्यान रखना, फिर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 25, 5 से 12, तो ये कुल मिला के 5 और 12 का रेशियो आ रहा है। तो ये कंफर्म है, यहाँ जो होगा वो 13 का ही मल्टीपल होगा, 13 का ही मल्टीपल। लेकिन अब देखो ध्यान से, 13 का मल्टीपल, मैंने पहले क्या किया, 5 से डिवाइड किया था, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर क्या किए थे 7 से डिवाइड किए थे, तो वो 7 से मल्टीप्लाई कर, यही। ठीक है, तो अब इसको जब करोगे तो आपको इसका एल आ जाएगा, या फिर आप फिर इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, फिर आर का स्क्वायर करोगे, एच का स्क्वायर करोगे, उसका दोनों को जोड़ोगे, रूट में करोगे तो आपको एल मिलेगा। ये आसान तरीका था। तो 13 बचे 65 इंटू 7, 7 में 35 के 5 बाकी 3 से 42, 3 45, लेकिन लगेगा क्या 2 पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट के बाद आपने कंपेयर किया था। ठीक है, तो आपको एल आ गया। तो अब पाई क्या इतना होता है 22/7। आर कितना होता है, आर दिया हुआ था आपको 4.2 और एल दिया हुआ है आपका 4.55। क्लियर? इसको पॉइंट उड़ा दो, नीचे हो जाएगा 1230। ठीक है, 7 से कटेगा 6 बार में। क्लियर? तो ये 2 से कटेगा 11 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में। ठीक है, 5 से काटोगे तो 100, 5 से काटोगे 5 45, 5 इकाई 5, तो इसको करोगे तो 6 इकाई, इसको क्या हो जाएगा 6 इकाई 6 9 के 54 इंटू 11, तो 11 छक 66 के 6 बाकी 5, 11 चौक 44, 5 सॉरी 11 छक 66 के 6 बाकी 6, 11 चौक 44, 6 50 के 0 बाकी 5, 11 पचे 55, 5 60, लेकिन 2 जीरो नीचे डिवाइड करना तो 60.06 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ थीटा थीटा टेन में है। जब भी टेन कॉट रहता है तो आपको 45 डिग्री डालने का कोशिश करो। यहाँ हम थीटा बराबर डायरेक्ट 45 चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर ऑप्शन पे जाएंगे। तो कॉट 45 कितना होता है 1, और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, ये मैंने इसके बारे में बोला। कॉसेक 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर 2 प्लस टेन 45 कितना होगा 1, 1 का क्यूब 1 बटे सेक 45 कितना होता है √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 45 क्या होता है 1/√2, √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, और 1 हाफ प्लस हाफ कितना 1, और ये बच गया 1 1 जा 1, ये बन गया आपका 2। क्लियर? ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहला ही चेक करेंगे, तो कॉसेक थीटा कितना होता है √2 इंटू
सेक थीटा कितना होता है, सेक 45√2, तो आपको कितना आ जाएगा 2। देखो ये दोनों बराबर हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। ठीक है, ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करना। ठीक है, मैं पहले समझा देता हूँ क्या क्या कह रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी ए बी पे स्थित है और बिंदु ई और एफ बी सी पे स्थित है। तो पहला चीज तो हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, देखेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेना बी, ये मान लेना सी। ठीक है, अब आपको क्या क्या रहा है, देखो ध्यान से। आपको कह रहा है कि बिंदु डी ए बी पे स्थित है, बिंदु डी ए बी पे स्थित है। ठीक है, बी सी इस प्रकार स्थित है, ई और एफ बी सी पे स्थित है, तो ई यहां ले लेते हैं और एफ बी सी पे स्थित है। क्लियर? ठीक, आप देखना अच्छे से ध्यान से। अब कह रहे डी एफ जो है ए सी के समानांतर, डी एफ कहाँ है, ये किसके समानांतर है, ए सी के। मैं यहाँ पे एक डायरेक्शन दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहेगा ये इसके समानांतर है। ठीक है, अब देखो आगे फिर बोल रहा है आपको। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि डी ई ए एफ के समानांतर, डी ई कहाँ है भाई, ये किसके समानांतर है, तो ए एफ, तो इसको मिला लो। ठीक है, ये इसके समानांतर, इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हमको एक चीज बताओ, अगर समानांतर होता है, जब दो दो साइड यहाँ समानांतर होता है, इसको अगर x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, और ये अगर इसके समानांतर है तो क्या होता है, x बट्टे y बराबर a अपॉन b। इतना तो आता है आपको। ठीक है, अब वही चीज हमको यहाँ लगाना है। देखिए कैसे, यदि बी बराबर 4 है तो ये 4 दे दिया, सी एफ बराबर 3 है, सी दे दिया। अब वो पूछ क्या रहा है, ई एफ की लंबाई, ई एफ यही, इसको हम x मान लेते हैं। क्लियर हो गया? अब अच्छे से ध्यान देना, ध्यान दे के, ठीक है, यहाँ आपको समझना है ई एफ कैसे निकलेगा। तो आपको हम जो ट्रायंगल बोल रहे हैं पहले उसमें ध्यान दो। ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ, ठीक है, ए बी एफ में, ए बी एफ में बताओ डी ई पैरेलल है, समानांतर है ए एफ के। ठीक है, डी ई पैरेलल है। अब देखो अगर डी ई पैरेलल है इसके, तो आप क्या कहोगे कि बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए किसके बराबर हो जाएगा, बी डी, देखो यहां से बी डी बटा डी ए किसके बराबर हो जाएगा, बीई अपॉन ई एफ के, क्योंकि बीई अपॉन ई एफ के। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कह रहा हूं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में क्या है कि आपको यहां बता दिया गया था कि डी एफ जो है पैरेलल किसके है, एसी के। क्लियर? अगर डी एफ पैरेलल एसी के है तो बताओ अब क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी ए, चूंकि ये देखो ये वाला इसके पैरेलल है। क्लियर? तो बी डी अपॉन डी ए। तो अब लेकिन जहां पे ये कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, एफ पे, तो बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ सी। क्लियर? अब देखो ये भी बी डी अपॉन डी है, ये भी, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो आप बताओ बीई कितना दिया हुआ है, अब देखो यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा कि बीई अपॉन ई एफ बराबर बी एफ अपॉन एफ सी। अब बताओ बीई कितना है, 4 बटे, और आपको कौन सा ई एफ कितना हो जाएगा बताओ, x, तो 4 अपॉन एक्स बराबर बी एफ कहाँ है भाई, तो बी एफ ये पूरा कितना जो बी एफ देखो 4 और x, 4 प्लस x अपॉन एफ सी कितना हो जाएगा, f और c, ये c है। ठीक है, एफ सी कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके देख लो, तो 4 तिया 12 बराबर 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऑप्शन देख लो, 5 पुट करने से होता है x में, नहीं, 2 पुट करने से होता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 12, हाँ होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। इसके बाद ये नहीं कि आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करने बैठ जाना। ओके, पहले जो डिजिट है उसको चेक कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है, अब कुछ लोग होंगे कि इसको सॉल्व करने बैठेंगे। ठीक है, जैसे a माइनस 12 बाय a है, लेकिन यहाँ से अगर देखते हैं तो हमको चाहिए a का स्क्वायर है और ये 4 बटे a का स्क्वायर है। तो आपको दिमाग में ये आ रहा होगा a प्लस 4 बाय a आ जाए तो बढ़िया है, पर यहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर हम तुक्का लगाएं, समझ गए, तो अगर मतलब एज्यूम करें क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ एज्यूम करते हैं, अगर हम यहाँ a की जगह 4 मान लें, ठीक है, माइनस 12 बटे 4 कर दो, तो क्या ये 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 4 माइनस 3 बराबर 1, तो डायरेक्ट पता चल गया कि a बराबर 4 होता है। 4 डायरेक्ट पुट कर दो, तो a की जगह 4 चौक 16 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 बटे 4 1, तो आंसर हो जाएगा 17। एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट आप पुटिंग से कर दो। दूसरा कि आपको लोग सर इसको बना के बता दो, तो हम कर देते हैं, इन सब में a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a स्क्वायर माइनस 12 बराबर, फिर a स्क्वायर माइनस a माइनस 12 बराबर 0,
फिर यहाँ जब सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर, ध्यान से ए स्क्वायर 4 तिया 12 होता है, तो -4a प्लस 3a माइनस 12 बराबर 0। ए कॉमन लोगे तो a माइनस 4 प्लस 3 इंटू ए माइनस 4। अब यहाँ क्या है, a प्लस 3 और a माइनस 4 बराबर 0। अब ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0, तो यहाँ से a 4 आ जाएगा और यहाँ से a माइनस 3 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बोला है, a ग्रेटर देन कंडीशन दिया होती है तो होगा ही नहीं, a क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। फिर 4 पुट करोगे तो वही आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलते हैं अगले। ये क्या बोल रहा है कि चंडीगढ़ में 2016 में, ये आपको बता रहा है कि चंडीगढ़ में 2016 में कितना पेड़ लगा, 17 में इतना, 18 में इतना, 19 में इतना, 20 में इतना। इसी तरह अहमदाबाद, पुणे सब के बारे में बताया है। ये आपको चार्ट बताया हुआ, निम्न किस प्रकार सबसे अधिक पेड़ लगाए गए थे किस वर्ष में। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, तो इन सब को जोड़ोगे, इन सब को जोड़ोगे तो यहाँ लिखना, ठीक है, फिर इन सब को जोड़ना, यहाँ लिखना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, वही यहाँ लिखोगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ोगे, और सब में जो सबसे ज्यादा होगा वो लिख लेंगे, इसलिए इसको नहीं बनाया। ठीक है, ये तो सिंपल जोड़ घटाव है। अच्छा हाँ, ये देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, कह रहा है हृदय अपना गुल्लक खोलता है और उसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के मूल्य वर्ग के उसके पास सिक्के। ठीक है, लेकिन सिक्कों के मूल्य वर्ग के सिक्के कितने अनुपात में, ये संख्या दिया हुआ है 10, 5, 2 और 1। तो आपको दिया हुआ है 10, ध्यान से 5 और 2 और 1। ठीक है, लेकिन यहाँ के हिसाब से बताओ, 10, 5, 15, 2, 17, 1, 18, ये टोटल 18 आ गया। ठीक है, लेकिन यदि कुल सिक्के कितने थे 72, लेकिन हमारा है कितना 18, तो 18 हमारे रेशियो के हिसाब से आया, लेकिन था कितना 72, तो इंटू 4 करना पड़ेगा, तब तो 72 बनेगा। तो यहाँ सब में 4 करना पड़ेगा, तो सब में 4 करो, 10 चौक 40 थे, रुक जाइए, ठीक है, 10 चौक 40, 5 चौक 20, 4 दूना 8 और 4 इकाई 4। अब सबको जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो 72 पूरा हो जाएगा। तो हम इसको सबको अच्छे से बांट लेंगे। लेकिन अब पूछा है कि तो सिक्के के रूप में गुल्लक में राशि कितने हैं। आप जान रहे हो, अच्छे से ध्यान देना, आप यहाँ से जान रहे हो कि 40 जो ये सिक्के हैं ये किस रुपए के हैं, 1 के हैं। 20 कितने सिक्के हैं, 2 के हैं। ये कितने 8 सिक्के किसके हैं, 5 के हैं, और ये 10 के हैं। आप जोड़ दो 40 इकाई 40 प्लस 20 दूना 40, 8 बचे 40, 10 चौक 40, सब जोड़ोगे तो 4 चौक 16, 160 रुपए। क्लियर हो गया? ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जैसे है, तो आप जान रहे हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, अंदर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये जानते हो। ठीक है, अब बताओ इस ये क्या दिया हुआ है, ये वाला पार्ट, इसको जब सॉल्व करोगे तो नहीं आपको लगता है 2√2x का होल क्यूब है ये, प्लस 3√3, ये आपका है 3√3y का होल क्यूब। ठीक है, तो इतना क्यूब बराबर इतना क्यूब बराबर क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी 2√2x प्लस 3√3y। तो ये हो गया। अंदर में क्या होता है, तो पहले a का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 दूना 8x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, प्लस b का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 तिया 27, तो प्लस 27y स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस होगा, ठीक है, माइनस a b होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6 और √2 इंटू √3 √6, तो 6√6, ये आपका हो गया xy, इतना आ गया। लेकिन फिर क्या कह रहा है आपको, इन सबों को डिवाइड किससे करवा रहा है आपको, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, इन सब को डिवाइड करा रहा है इससे। तो इधर अगर डिवाइड करेंगे हम 2√2x प्लस 3√3y से, तो इधर भी करना पड़ेगा पूरे में, वही करेंगे 2√2x प्लस 3√3y। जैसे ही करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, जैसे कटा बचाइए, अब आप इसको क्या कर लो, इसके साथ कंपेयर कर लो। तब बताओ यहाँ से x स्क्वायर के साथ क्या है कोफिशिएंट a, यहाँ क्या है 8, तो a बराबर 8, b बराबर y स्क्वायर के साथ 27, और c बराबर क्या हो जाएगा बताओ, c इंटू एक्स वाई था। ठीक है, तो c बराबर क्या हो जाएगा -6√6। आप यहाँ पुट करके निकाल लो, 2a है तो 8 दूना 16 माइनस 3b है 27 तिया 81 माइनस, ठीक है, माइनस, लेकिन माइनस कितना है 2√6c है, तो 2√6 और c कितना दिया -6√6,
अब पहले इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 16 माइनस 81 माइनस, अब देखो माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दूना बरछक 72 हो जाएगा। तो अब देखो माइनस 81 और 72 कितना हो जाएगा, -9। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7, आंसर कौन सा हो जाएगा, 7। आज का क्लास थोड़ा लंबा था क्योंकि क्वेश्चन उस तरह के थे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यही एंड करते हैं क्योंकि 25 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग भी आप यहाँ पे नए थे तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट क्लास में नए शिफ्ट के साथ, मतलब 16 का लास्ट शिफ्ट बचा हुआ है वो हम करेंगे, तो हमारा 6 क्लास होगा। तो आज का क्लास हम यही एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।